अरे छोटी बहू रिंकी क्या कर रही है, कहाँ है? उसके सर जिम्मेदारी थी ना मेरी दवाइयों की, कहाँ है वो? अरे माँ जी, वो तो पैकिंग कर रही है। आप ही ने कहा था ना जनवरी में चली जाना कश्मीर, तो बस वही लगी हुई है पैकिंग और शॉपिंग में। हाँ कहा तो था, लेकिन कौन सी जनवरी में जाना है ये तो नहीं बोला था। माँ जी प्लीज, मुझे कौन सा जून बोला था वो बता दीजिए प्लीज। जून? 2 जून की रोटी वक्त पर दे दे, फिर बताती हूँ। जा जाकर काम कर रसोई में। तभी वहां बड़ी बहू मानसी आती है। माँ जी मेरा कोई पार्सल आया क्या? वो क्या है ना, गर्मी में कहीं स्वेटर नहीं मिल रहे थे तो ऑनलाइन ऑर्डर किया है। रिंकी अपनी सहेली प्रिया के घर पहुंची तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अरे यार प्रिया, तू जानती है मैं कश्मीर जा रही हूँ। सच? कब जा रही है? बस जनवरी में। माँ जी ने खुद कहा है, तीनों बहुओं को ले जाएंगी। शिवानी और मानसी दीदी भी जा रहे हैं। वाह यार, तो फिर तू डल लेक की शिकारा राइड जरूर करना, और हाँ गुलमर्ग में ना स्नो स्कीइंग भी करना। अरे हाँ हाँ, उसका क्या कहना। मैंने तो इंस्टाग्राम पर इतनी रीलें देखी है, वो कांगड़ी, फिर वो फिरन, रोगन जोश, गुश्तबा, यखनी। अरे बाप रे, तू तो पूरी रिसर्च करके बैठी है। तभी रिंकी का फोन बजा। हाँ माँ जी, मैं प्रिया के घर हूँ। ठीक है, चल अब घर आ जा झटपट। दाल में नमक कम पड़ गया है और आलू की सब्जी भी बनानी है शाम की, जल्दी आ। रिंकी का चेहरा उतर गया। हाँ माँ जी आ रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। घर पहुंचती सास रसोई में खड़ी थी। आ गई? जा दाल देख जल्दी से, और शाम तक मुझे पूरे घर की सफाई चाहिए। कश्मीर जाना है ना, तो पहले घर को चमका दे। जी माँ जी, लेकिन माँ जी वो। क्या लेकिन वेकिन, काम कर पहले। घूमना फिरना तो बाद में हो जाएगा, अभी तो घर संभालना सीख। उधर मानसी अपने कमरे में बैठी स्वेटर ट्राई कर रही थी। अरे बड़ी बहू, ये क्या लगी हुई है? नीचे आ, तेरे ससुर जी का कुर्ता इस्त्री करना है। माँ जी अभी वो मेरा स्वेटर। अरे स्वेटर बाद में पहन लेना, पहले काम निपटा। कश्मीर में तो ढेर सारे स्वेटर मिल जाएंगे, पहले घर का काम कर। शिवानी किचन में आटा गूंथ रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बस जनवरी आ जाए। रात को मानसी थक कर कमरे में आई और पलंग पर गिर पड़ी। हाय भगवान, आज तो हड्डियां टूट गई। सारा दिन काम काम काम। माँ जी का बस चले तो हमें नौकरी बना दे। पति राजीव अखबार पढ़ते हुए बोला। अरे इतना बोलते क्यों, चुपचाप काम कर लो। चुपचाप काम करो? आपको पता भी है आज मुझसे क्या क्या करवाया? सुबह से शाम तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं। ऊपर से कहती है कश्मीर जाना है तो ये करो वो करो। राजीव अखबार नीचे रखकर बोला। देखो मानसी, माँ के पास बहुत पैसा है, समझी? उन्हें खुश रखो। खुश रखोगी तो वो तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगी। हाँ वो तो है, लेकिन राजीव ये जो कश्मीर का सपना दिखा रही है ना, सच में ले तो जाएंगी ना? अरे हाँ बिल्कुल, माँ ने कहा है तो ले जाएंगी। तुम बस उनके हाँ में हाँ मिलाती रहो। मानसी उठकर बैठ गई। पता है राजीव, मैं ना रोज डल लेक के सपने देखती हूँ। वो शिकारा राइड, गुलमर्ग की बर्फ, कहवा, फिरन, सब कुछ। राजीव मुस्कुराया। मैं भी यार, मैं भी सोचता हूँ कितना मजा आएगा। बर्फ में फोटो, गरम गरम कहवा, और माँ का खर्च, वो अलग बात है। हाँ माँ का खर्चा, इसीलिए तो सह रही हूँ सब कुछ। बस सहती रहो, जनवरी आने वाली है, फिर देखना कैसा मजा आएगा। मानसी लेट गई और आंखें बंद करके कश्मीर के सपने देखने लगी। राजीव फिर से अखबार में लग गया। 2 हफ्ते बीत गए। तीनों बहुएं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। रिंकी सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाती, फिर नाश्ता, फिर घर की सफाई। शिवानी दोपहर का खाना बनाती, बर्तन मांजती, मानसी कपड़े धोती और इस्त्री करती। एक दिन शाम को तीनों रसोई में इकट्ठी हुई। सास ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही थी। रिंकी धीरे से बोली। दीदी, मुझे तो शक हो रहा है, माँ जी ने पिछले 15 दिन से कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है, बस काम करवा रही है, कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं है। मानसी प्याज काटते हुए बोली। मैं तो पहले दिन से कह रही थी, माँ जी बहला रही है, हमें काम करवाना है बस। नहीं नहीं दीदी, माँ जी ऐसा नहीं करेंगी, उन्होंने खुद कहा था ना। कहा तो था, लेकिन कब वो तो बताया नहीं। बस जनवरी जनवरी, कौन सी जनवरी, ये साल की, अगले साल की, या परसों साल की? देखो ना, मैंने तो 5 स्वेटर ऑर्डर कर दिए, अब वो सब यूं ही पड़े रहेंगे। और मैंने तो प्रिया को भी बता दिया, अब वो पूछती है कब जा रही हो कब जा रही हो, क्या मुंह दिखाऊं? यार मुझे तो पक्का लग रहा है माँ जी ले जाने वाली नहीं है, बस हमसे काम करवा रही है।
और हम बेवकूफ जनवरी का सपना देखते हुए घिसी जा रही हैं। तो अब क्या करें, पूछे क्या माँ जी से? पूछेंगे तो बोलेंगी पहले काम करो फिर पूछना। तीनों हंसने लगी। फिर अचानक सास की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? तीनों चौंक गई। मुड़कर देखा तो सास दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी। ऐसे ही? मैं सब सुन रही थी। क्या बात हो रही थी? मैं कश्मीर नहीं ले जाऊंगी, मैं तुम लोगों से काम करवा रही हूँ, ये सब। तीनों की सांस अटक गई। शिवानी ने हिम्मत करके कहा, नहीं माँ जी, वो हम बस क्या? साफ साफ बोलो, क्या बात थी? माँ जी, वो हम सोच रहे थे कि कश्मीर कब जाना है, आपने कुछ बताया नहीं है। ओ, तो ये बात है। अगले दिन सुबह सास अपनी सहेली कमला के घर पहुंची। अरे कमला, तू जानती है, कल रात मेरी तीनों बहुएं रसोई में मेरी बुराई कर रही थी। अरे अरे, क्या बोल रही थी? बोल रही थी मैं कश्मीर नहीं ले जाऊंगी, बस काम करवा रही हूँ। कमला हंसने लगी। अरे वाह, तो तेरी पोल खुल गई। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली थोड़ी ना हूँ। अब मुझे एक छोटा सा डोज देने का वक्त आ गया, देख मैं क्या करती हूँ। शाम को घर पहुंचकर सास ने अपना मोबाइल निकाला। तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। सास जानबूझकर हॉल में जोर से बोली, हेलो, हाँ आप कश्मीर ट्रेवल एजेंसी से बोल रहे हैं ना? तीनों बहुओं के कान खड़े हो गए। रिंकी ने शिवानी को कोहनी मारी। हाँ, मुझे 3 लोगों के लिए पैकेज चाहिए, जनवरी के तीसरे हफ्ते में। हाँ, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम सब कवर होना चाहिए। मानसी मुस्कुराने लगी। शिवानी ने रिंकी को देखा। कितने का पड़ेगा? अच्छा ठीक है, पर होटल अच्छा होना चाहिए, डल लेक के पास, और शिकारा राइड भी इंक्लूड है ना? हाँ ठीक है, आप कल डिटेल भेज देना। हाँ थैंक यू। सास ने फोन काट दिया और मुस्कुराने लगी। फोन तो उसने किसी को किया ही नहीं था, बस बहुओं को दिखाने के लिए नाटक था। रसोई में तीनों बहुओं के चेहरे खिल गए। सुना दीदी, माँ जी बुकिंग करवा रही है। हाँ यार, जनवरी तीसरा हफ्ता, बस अब 2 हफ्ते और। अरे मैंने तो कहा था माँ जी ऐसा नहीं करेंगी, हमने खामखा शक किया। फिर तीनों फिर से खुशी खुशी काम में लग गई। सास हॉल में बैठी मन ही मन हंस रही थी। 1 हफ्ता और बीत गया। तीनों बहुएं उसी जोश के साथ काम में लगी रही। रिंकी सुबह 5 बजे उठकर घर साफ करती, शिवानी खाना बनाती, मानसी कपड़े धोती। तीनों को बस एक ही उम्मीद थी, कश्मीर। एक दिन दोपहर को मानसी ऊपर सास के कमरे में पानी देने गई। दरवाजा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो सास एक बड़ा सा बैग खोलकर सामान पैक कर रही थी। मानसी ने गौर से देखा। पूजा की थाली, धूप, अगरबत्ती, भगवान की मूर्ति, लाल चुनरी, नारियल। मानसी तुरंत नीचे भागी। अरे शिवानी, रिंकी, जल्दी आओ। दोनों रसोई से भाग कर आई। क्या हुआ दीदी? माँ जी पूजा पाठ का सामान पैक कर रही है। क्या मतलब? अरे मतलब माँ जी किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही है, वैष्णो देवी, हरिद्वार या कहीं और। मानसी खुशी से उछल पड़ी। यार मतलब कुछ दिन आराम, घर में माँ जी नहीं होंगी। हाँ यार, सोचो, सुबह देर से उठेंगे, आराम से काम करेंगे, कोई टुकने वाला नहीं। और देखो ना, जब माँ जी तीर्थ यात्रा से आएंगी तब तक हम फ्रेश हो जाएंगे, फिर कश्मीर की तैयारी। अरे हाँ, परफेक्ट, भगवान भी हमारी सुन रहा है। चलो चलो, अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, माँ जी खुश रहेंगी तो जल्दी चली जाएंगी। तीनों फिर से काम में लग गई, लेकिन इस बार चेहरे पर अलग ही चमक थी। शाम को सास नीचे आई। तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए काम कर रही थी। सास ने देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि बहुओं ने देख लिया है। शाम को खाने की टेबल पर सास ने अचानक कहा, अरे हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा मैं ऊपर सामान पैक कर रही थी। तीनों बहुओं की आंखें चमक उठी। जी माँ जी, हम सोच रहे थे आप कहीं जा रही हैं। अरे नहीं बेटा, वो पूजा का सामान था, मैं बस एक जगह रख रही थी, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना तो वक्त पर नहीं मिलता, तो सोचा सब एक साथ रख दूं। तीनों बहुओं के चेहरे उतर गए। ओह ठीक है माँ जी। खाना खत्म करके तीनों अपने अपने कमरों में चली गई। रात को मानसी के कमरे में तीनों इकट्ठी हुई। मानसी गुस्से में बोली, बस अब मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं माँ जी को तुम दोनों से पहले से जानती हूँ। ये चालाक औरत कहीं लेकर नहीं जाएगी, बस हमसे काम करवाना है। लेकिन दीदी, माँ जी ने तो ट्रेवल एजेंट को फोन किया था। अरे बोली, वो सब नाटक था, दिखाने के लिए किया था।
मैंने माँ जी की ये हरकत पहले भी देखी है। शादी के बाद बोली थी गोवा ले जाएंगी, 6 महीने काम करवाया और फिर कहा पैसे नहीं है अभी। अरे तो फिर क्या करें अब हम खुद ही इंतजाम करेंगे, अपने अपने पति को बोलकर टिकट करवा लेते। माँ जी का भरोसा नहीं है। लेकिन दीदी पति मानेंगे? मानेंगे, तुम बस ठीक से बोलो। चलो अभी चलते हैं अपने अपने कमरों में। तीनों अपने अपने कमरों में चली गई। मानसी ने राजीव से कहा, सुनो मुझे कश्मीर जाना है, तुम टिकट करवा दो ना। अरे माँ ले जा रही है ना। माँ, तुम्हारी माँ कुछ नहीं करेंगी, 2 महीने हो गए बस काम करवा रही है, अब मैं नहीं सुनूंगी, तुम टिकट करवाओ। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, माँ का खर्चा तो। माँ का खर्चा भूल जाओ, अपने पैसों से जाएंगे, बस 2 लोगों की टिकट करवा दो। उधर शिवानी अपने पति अमित से बोली, सुनो जी मुझे कश्मीर जाना है, माँ जी तो ले जाने से रही, आप करवा दो टिकट। अरे अभी कहाँ से लाऊं पैसे, बोनस तो मार्च में आएगा। अरे तो क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए बस 2 टिकट प्लीज। रिंकी ने अपने पति विकास से कहा, सुनो मुझे कश्मीर जाना है, माँ जी झूठ बोल रही हैं, आप टिकट बुक करवा दीजिए ना। अरे लेकिन माँ ने कहा है तो। माँ ने कहा, लेकिन कब वो तो बताया नहीं, मुझे अब भरोसा नहीं है, आप करवा दीजिए प्लीज। तीनों पतियों ने सोचा और फिर हामी भर दी। आखिर पत्नियों की जिद भी तो माननी थी। अगले दिन तीनों बहुओं को झटका लगा। सुबह मानसी ने राजू से पूछा, तो टिकट बुक हो गए? अरे वो देखो ना, इस महीने तो बिल्कुल पैसा नहीं है, घर का किराया, बच्चों की फीस, क्रेडिट कार्ड का बिल सब निकल गया, अगले महीने देखता है। अगले महीने? तुम हमेशा यही बोलते हो। अरे तो मैं क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे, माँ से ही बोल लो ना। उधर शिवानी को भी जवाब मिल गया, देखो जी मैंने ऑफिस में छुट्टी मांगी, बॉस ने साफ मना कर दिया, जनवरी में प्रोजेक्ट डेडलाइन है, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मार्च में चलते हैं। मार्च? तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी, अब बॉस से फिर से बोलिए ना। अरे नहीं यार, नौकरी चली जाएगी, समझो ना यार। रिंकी का तो और बुरा हाल था। सुनो मैं सोच रहा था अभी कश्मीर जाना ठीक नहीं है, वहां बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा, गर्मी में चलेंगे। गर्मी में कश्मीर? आप भी ना, वहां सर्दी में ही मजा आता है। अरे लेकिन वो दरअसल मेरे ऑफिस में ना अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, प्रमोशन का टाइम है, अगर अभी छुट्टी ले ली तो। बस बस मैं समझ गई, तुम भी नहीं ले जाओगे। दोपहर को तीनों बहुएं रसोई में मिली। तीनों के चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ, तुम दोनों के पति मान गए? मान गए? छुट्टी नहीं मिल रही बोल दिया। मेरे वाले ने तो ठंड का बहाना बना दिया, तुम्हारे वाले ने? मेरे पैसे नहीं है बोल दिया, सब एक जैसे हैं। अब क्या करें, मेरी तो सारी पैकिंग भी हो चुकी है, 2 सूटकेस भरे पड़े हैं। मैंने तो प्रिया को, सोसाइटी की आंटी को, सबको बता दिया मैं कश्मीर जा रही हूँ, अब अगर नहीं गई तो क्या मुंह दिखाऊंगी। और मैंने तो ऑफिस में भी बोल दिया था, सब पूछते हैं कब जा रही हो मानसी। मैंने फोटो खींचने का वादा भी कर दिया। यार अब तो एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? माँ जी को ही तैयार करना होगा। लेकिन कैसे, वो तो टाल ही रही है। देखो हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे, हर वक्त उनके पीछे लगे रहेंगे, कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। हाँ, और उनकी हर बात मानेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, आखिर अब सहारा तो माँ जी ही है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, वैसे भी हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं। तीनों ने हाथ मिलाया और प्लान बनाने लगी। अगले दिन शाम को सास खुशी खुशी नीचे आई। अरे सुनो सुनो, बड़ी खुशखबरी है। तीनों बहुएं दौड़ कर आई। क्या हुआ माँ जी? टिकट हो गई, कल सुबह की ट्रेन है, जल्दी से पैकिंग कर लो। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच माँ जी, कश्मीर की? हाँ हाँ, चलो जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलना है। रात भर तीनों सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो गई। स्टेशन पहुंची तो सास ने टिकट दिखाई। मानसी ने टिकट देखा और चीख पड़ी, माँ जी ये तो हरिद्वार की टिकट है। सास मुस्कुराई, तो मैंने कब कहा कश्मीर, मैंने तो जनवरी में घूमने को कहा था, तो सोचा पहले हरिद्वार गंगा स्नान, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तीनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन माँ जी आपने तो ट्रैवल एजेंट से बात भी की थी। अरे वो तो बस ऐसे ही, देखो ना हरिद्वार भी तो घूमना है, चलो चलो ट्रेन आ गई। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सास आगे बढ़ गई, उनके हाथ में स्वेटर और कश्मीर के सपने।
और सामने हरिद्वार की यात्रा। रिंकी ने धीरे से कहा, अब प्रिया को क्या बताऊंगी? और तीनों सिर झुकाकर ट्रेन में चढ़ गई। शहर के एक बड़े मोहल्ले में शुक्ला परिवार रहता है। शुक्ला परिवार के मुखिया श्रीमान संजय शुक्ला हैं। उनके 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे अभी पढ़ाई कर रहे थे। बेटियों का ससुराल और मायका दोनों एक ही शहर में होने की वजह से मायके में बेटियों का काफी आना जाना था। बेटियां तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके में पहुंच जाती थी, लेकिन साथ में अपने पतियों को भी लेकर आती थी। ऐसे ही एक दिन संजय जी की बड़ी बेटी सोनिया अपने पति आदर्श को लेकर अपने मायके में पहुंच जाती है। सोनिया को सामने देखकर सोनिया की माँ शिल्पा तुरंत उसे गले से लगा लेती है। कैसी हो बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए? अरे माँ, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी रविवार को ही तो आए थे हम, भूल गई क्या? तुम चुप करो। जाओ मेरी बेटी के लिए पानी लेकर आओ। फ्रिज में नींबू पड़े हैं, मेरी बेटी के लिए नींबू पानी बना दो। माँ, ये भी तो बना सकती है ना। जैसे ये बाहर से आई है वैसे मैं भी तो बाहर से आया हूँ। जितना कहा है उतना करो। तुम्हारे घर पर तो करती ही है ये काम, अब यहाँ अपने मायके में भी करेगी क्या? तुम्हें तो पता है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। मेरे लिए तो उठना बैठना भी मुश्किल है, और नींबू पानी बनाना कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम खुद के लिए तो हमेशा यहाँ आकर बनाते ही हो। इस बार मेरी बच्ची के लिए भी बना दो, लेकिन मेरे लिए पानी में थोड़ी शक्कर कम डालना। दामाद और बेटी सोनिया शिल्पा के घर आए थे। बेटी को सामने देखकर शिल्पा ने बेटी को तो तुरंत गले लगा लिया, लेकिन बेचारा दामाद उसे तो पानी तक नहीं पूछा। ऊपर से आते ही नींबू पानी बनाने का काम सौंप दिया। आते ही आदर्श नींबू पानी बनाने के लिए तुरंत किचन में चला जाता है। और ये सिर्फ आज का नहीं था, इनके घर में हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी दामाद और बेटी घर पर आते थे तो माँ और बेटी मस्त आराम से बैठकर बातें करते थे, और घर के सारे काम घर के दामाद करते थे, फिर चाहे वो बड़ा वाला हो या छोटा वाला। आदर्श बेटा, कितने धीरे से काम करते हो, और ये आवाज कैसी है? वो गिलास कांच के हैं, धीरे साफ करना। उतना काम हो जाने के बाद गैस पर चाय भी रख देना उबालने के लिए। मयूर और आकाश अभी कॉलेज से आते ही होंगे। हाँ माँ, पता है ये ग्लास बड़े महंगे हैं, हमेशा मैं ही साफ करता हूँ इसे। आज भी संभाल कर साफ करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब से आया था तब से बेचारा आदर्श किचन में ही था। एक के बाद एक काम शिल्पा उसे बता रही थी और वो करता जा रहा था। तभी आकाश और मयूर कॉलेज से लौटते हैं। अरे दीदी, 4 दिन से कहाँ थी आप? पापा बड़ा याद कर रहे थे आपको। अच्छा जी, पापा याद कर रहे थे, और तुम? हम तुम्हें क्यों याद करें, हम तो तुम्हारे पति को याद कर रहे थे। वो क्यों? सोनिया, आकाश और मयूर के बीच में आदर्श को याद करने को लेकर बातें हो रही थी। तभी आदर्श मयूर और आकाश दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है। दीदी, यह है तुम्हारे क्यों का जवाब। जब तुम मायके आती हो तो पूरी तरह सोफे से चिपक जाती हो, लेकिन जब तुम अपने साथ हमारे जीजू को लाती हो तो हमारे बड़े ही भाग्य खुल जाते हैं। कॉलेज से आते ही हमें जीजू के हाथ के गरम गरम चाय मिलती है, तो बता, हुए ना हम भाग्यशाली? बिल्कुल सही कहा तुमने। आदर्श यहाँ आते ही ससुराल के दामाद से सीधा ससुराल की बहू बन जाता है। दीदी, मैं क्या कहता हूँ, तुम आज के दिन यहीं रुक जाओ। मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट आया है, वो भी मैं जीजाजी से करवा लेता हूँ। सुबह से आया हूँ, सारे घर के काम मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैं शाम तक रुक गया तो शाम का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, आज बहुत काम हो गया है। साले साहब, मैं आपका प्रोजेक्ट जरूर कर देता, लेकिन माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ, आपकी बात भी सही है जीजू, लेकिन एक काम करो, आप ये प्रोजेक्ट अपने साथ ले जाओ। वैसे आप यहाँ बनाते तो मैं थोड़ी मदद कर देता, लेकिन चलो आप ले जाओ और पूरा प्रोजेक्ट बनाकर रखो। मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले आपसे ले लूंगा। मेरे जीजू जब घर आते हैं तो खुद के लिए अपनी खुद लेते हैं, खुद की चाय खुद बनाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में मुझे खुद के काम तो करने ही पड़ते हैं। ऊपर से मेरे ससुराल वालों को डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। हे भगवान, अब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे रात भर जागना पड़ेगा। ओ दामाद जी, हमारे बाथरूम का लाइट खराब हो गया है, पहले वो ठीक कर दो और फिर जाओ अपने घर। जी पापा जी। आदर्श सिर्फ कहने को शुक्ला परिवार का दामाद था, क्योंकि जब भी आदर्श ससुराल आता था तब सब उससे बिल्कुल बहुओं वाले काम करवाते थे। आज भी जब से आया था तब से आदर्श किसी के लिए नींबू पानी बना रहा था, कभी बर्तन साफ कर रहा था तो कभी किसी के लिए चाय बना रहा था। इतना सब करने के बावजूद अभी आकाश ने आदर्श को प्रोजेक्ट बनाने का काम भी सौंप दिया था। बेचारा आदर्श किसी को भी मना नहीं कर पाता था। सिर्फ आदर्श ही नहीं, शुक्ला परिवार के दूसरे दामाद का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अगले दिन सुबह, माँ, अरे मेरी बेटी,
तू कब वापस आई ट्रिप से? मैंने तुम्हारे फोटोज और वीडियो देखे। सारे फोटोज और वीडियो में तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। माँ, कल रात को ही हम वापस आए ट्रिप से, और जैसे ही घर आए मुझे तुम्हारी याद आने लगी। फिर क्या, सूरज उगा नहीं कि मैं पहुंच गई तुमसे मिलने। अच्छा किया। आज तुम्हारे साथ दामाद जी नजर नहीं आ रहे हैं? हमने ट्रिप से तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं, वो बैग लेकर आ रहे हैं। तुम्हें पता है साक्षी, जब तुम ट्रिप पर गई थी ना, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। हाँ माँ, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। चाय की चुस्कियों के साथ माँ बेटियों की बातें चल रही थी। सारे गिफ्ट के बैग अपने हाथ में लेकर शिल्पा का छोटा दामाद नचिकेत घर में आता है, लेकिन न शिल्पा न साक्षी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। माँ, आप सारा प्यार अपनी बेटी से ही करती हो। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, सारी तारीफ अपनी बेटी की ही किए जा रही हो। अरे भाई, मैं भी गया था उसके साथ ट्रिप पर, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम थोड़ी तारीफ मेरी भी कर लो। माँ, वैसे तो आप मुझे हमेशा बेटा बेटा कहते रहती हो, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ अपनी बेटी को ही याद किया था, मेरी तो आपको कुछ याद आई ही नहीं। अरे नहीं आई ना, लेकिन तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे हाथों की चाय की याद आई। जब भी मेरा मन करता था तुम्हारे हाथ की चाय पीने का, मैं तुरंत तुम्हें फोन करती थी और यहाँ बुला लेती थी। लेकिन अब तुम चले गए थे शिमला मनाली घूमने, तो मेरे पास तुम्हें और तुम्हारे चाय को याद करने के अलावा कुछ विकल्प था ही नहीं। अब देखो, मैंने साक्षी के लिए चाय बनाई, लेकिन फिर भी इस चाय को तुम्हारे हाथ के चाय का स्वाद बिल्कुल नहीं है। जाओ जल्दी से किचन में और हम तीनों के लिए मस्त मसालेदार तुम्हारे हाथ की चाय बना कर लाओ। हमेशा तो बनाता ही हूँ मैं चाय, कम से कम इतने दिनों बाद आया हूँ, एक कप चाय अपने हाथों की ही बनाकर पिलाती, लेकिन नहीं, मेरी सास को मेरी ही हाथों की बनी चाय पीनी है। चलो नचिकेत, तुम्हारे हिस्से में यहाँ याद तारीफ कुछ नहीं आने वाली। तुम्हारे ससुराल वालों के तरफ से काम आ सकते हैं, वो भी बहुत सारे। बड़े खुशी से नचिकेत कितने सारे तोहफे अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आया था, लेकिन आने के बाद किसी ने उसे चाय पानी कुछ नहीं पूछा। ऊपर से आते ही उसकी सास ने उसे अपने हाथों की चाय बनाकर लाओ ऐसा आदेश दे दिया। फिर क्या, सास का आदेश सर आंखों पर। ऐसा कहते हुए नचिकेत किचन की ओर चल पड़ता है। पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर आकाश और मयूर के लिए चाय, फिर ससुर जी के लिए चाय, और ना जाने क्या क्या। जब से ससुराल में कदम रखा था तब से बेचारा नचिकेत हर किसी की मांग पूरी कर रहा था। कुछ न कुछ बनाकर हॉल से किचन और किचन से हॉल तक का चक्कर लगा रहा था। कुछ दिनों बाद, कभी कभी ना मुझे अपने पतियों पर दया आती है। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक वो जब भी हमारे मायके में आए हैं, हमने कभी भी उनका स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि शादी के बाद पहली बार आए थे तब भी नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उल्टा ससुराल में आकर ससुराल के दामाद कभी चाय बनाते हैं, कभी सब्जी खरीद कर लाते हैं, कभी नाश्ता बनाते हैं, कभी फैन साफ करते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ससुराल के दामाद ससुराल में आए हैं और बिना कुछ किए खाली बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कभी हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं कहते। ऊपर से हमेशा कुछ भी काम बताओ करने के लिए तैयार ही रहते हैं। नहीं तो जब भी दामाद घर आते हैं कितना कुछ करना पड़ता है उनके स्वागत के लिए। आप हमारे पापा का ही देख लो, जब हम बचपन में माँ के घर जाते थे तो पापा के ससुराल में उनका कितना तामझाम रहता था। हाँ, इतना कुछ तो हमारे पति हमसे मांगते नहीं, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज वो भी डिजर्व करते हैं। सरप्राइज? साक्षी और सोनिया अपने अपने पतियों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। बहला फुसलाकर अपने पतियों को ले जाती हैं अपने बुआ जी के घर। गांव में पहले तो आदर्श और नचिकेत बहुत नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ससुराल इतना छोटा या इतने काम करने पड़ते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो फिर काम कर करके बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन साक्षी और सोनिया उनकी एक बात नहीं मानती। उनके मना करने के बावजूद उन्हें अपने साथ गाँव ले जाती है। स्टेशन पर, अरे हमने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना कि हमें गांव नहीं जाना, लेकिन फिर भी तुम घसीट कर हमें यहाँ ले आई। हमारे पास पहले से ही एक ससुराल है, वही हमारे लिए बहुत है। अब बुआ का, चाचा का, माँ का, किसी का घर नहीं देखना हमें। अरे तुम चलो तो सही, शादी होकर 3 साल हो गए। 3 सालों में बुआ ने हमें 300 बार बुलाया है। उन्हें क्या लगेगा, उनका दामाद बड़ा ही घमंडी है। नचिकेत भाई, कमर कस लो। शहर में हमारे ससुराल में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सबके लिए चाय पानी बनाते बनाते हमारा पसीना छूट जाता है। मैंने तो सुना है गांव में एक एक घर में 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, और हमारे ससुराल वालों की तो परंपरा है, जैसे ही दामाद घर पर आता है वह सारे काम दामाद को ठोंक देते हैं। अब एक घर में इतने सारे लोग रहते होंगे तो सोचो हम दोनों को मिलकर कितना काम करना पड़ेगा। डराओ मत भाई, पहले ही काफी डरा हुआ हूँ।
इतने काम करने पड़ेंगे, उतने काम करने पड़ेंगे। ये सोचते सोचते नचिकेत और आदर्श स्टेशन से बाहर निकलते हैं और गांव की ओर चलने लगते हैं। तभी कहीं से जोर जोर से बैंड बाजे का आवाज उन्हें सुनाई देता है। वो मुड़कर देखते हैं तो बैंड बाजा के साथ फूफा जी और उनका बेटा शहर के दामादों का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। सामने दोनों दामादों को देखकर फूफा जी जोर से कहते हैं, अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो? शहर के दामाद के पैर गांव के मिट्टी को लगे हैं। इनके हर कदम पर फूल बिछवाओ, ढोल नगाड़े बजवाओ और जोर जोर से पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि प्रकाश जी के घर पर उनके दामाद आए हैं। ए स्वप्निल, अरे तू क्या खड़ा है? दामाद जी इतना थक कर आए हैं, उनके हाथ में इतना सामान है। जा वो सारा सामान अपने हाथों में ले और गाड़ी में डलवा। हाँ पापा। अरे रहने दीजिए भैया, कुछ ज्यादा सामान नहीं है। अरे जीजा जी, सामान ज्यादा हो या कम, हम खाली हाथ खड़े हैं और हमारे घर के दामाद ऐसे सामान पकड़ के खड़े हैं, ये हमारी इज्जत को शोभा नहीं देता। अब आप जब तक गांव में हो तब तक बस हुक्म करो, हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। अरे भाई नचिकेत, ये कौन सी दुनिया में पहुंच गए हम? गांव में आते ही हमें कितना प्यार मिल रहा है। हमारे स्वागत के लिए ढोल नगाड़े। मुझे तो लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे जरा चिमटी काटो तो। अरे भाई, ये सपना नहीं हकीकत है। मुझे तो पता ही नहीं था कि दामाद के स्वागत के लिए इतना कुछ किया जाता है। पहली बार देख रहा हूँ। हमारे सास ससुर ने हमारी शादी में हमारे लिए इतने अच्छे बैंड बाजा का इंतजाम नहीं किया था। ये फूलों की पंखुड़ियाँ, ये बैंड बाजा देखकर ऐसा लग रहा है ये धरती गांव नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग। और स्वर्ग में किसी राजा महाराजा का स्वागत हो रहा है। मुझे तो लगा था 4 लोगों के बीच में हमें इतना काम करना पड़ता है, न जाने 10-15 लोगों के बीच में आने के बाद क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमें कोई खुद का सामान भी नहीं उठाने दे रहा है। जब हम ससुराल में जाते हैं तो कोई हमें पानी तक नहीं पूछता। यहाँ तक कि हमारे साले मोबाइल बाजू में रख के हमसे ठीक से बात तक नहीं करते। लेकिन यहाँ देखो, ये भैया तो तब से हमारे आगे पीछे कर रहे हैं। सच में ये गांव का ससुराल तो एकदम स्वर्ग जैसा है। एक दूसरे से बातें करते करते नचिकेत और आदर्श कब घर पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। तब दरवाजे पर बुआ जी और उनकी बहू हाथों में आरती की थाल लेकर शहर के दोनों दामाद के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। आस पड़ोस वाले सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, सर पर फूलों की पंखुड़ियां डाल रहे थे। बुआ जी आरती उतार रही थी और अभी तक बैंड बाजे की गूंज सुनाई दे रही थी। घर के अंदर जाते ही बेटियों के लिए और खास करके दोनों दामादों के लिए 10-15 अलग अलग प्रकार के नाश्ता, चाय और कितना कुछ टेबल पर सजाया हुआ था। अरे दामाद जी, लीजिए ना, ये सब आपके लिए ही तो है। आप तो बस थोड़ा सा ही खाए हैं अभी। अरे छोटे दामाद जी, आप भी लीजिए ना, ये सब कुछ आपके लिए ही है। कुछ कम होगा तो आदेश दीजिए, अभी मंगवा देते हैं हम आपकी पसंद का। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ये पहले से ही बहुत है। इतना स्वागत और लाड प्यार हम पहली बार देख रहे हैं ना, तो हजम नहीं हो रहा है, खाना भी और इतनी इज्जत भी। कुछ कहा दामाद जी आपने? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये सब देखकर हमारा दिल खुशी से भर आया है, लेकिन इन सब में हम आपका आशीर्वाद लेना तो भूल ही गए। इतना कहकर आदर्श और नचिकेत बुआ जी और फूफा जी का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। तभी, अरे क्या कर रहे हो दामाद जी? अगर आप हमारे पैर छुओगे तो हमें पाप लगेगा। हमारे यहाँ दामाद को पैर नहीं छूने देते। बुआ जी, फूफा जी, वो जो कुछ भी हो, हम तो छुएंगे आपके पैर। आपने इतना बढ़िया स्वागत किया है। सिर्फ चाय पानी नहीं, हमारे लिए 10 तरह के नाश्ते का इंतजाम किया है। आप लोग धन्य हैं, हमें आपके पैर छूने चाहिए। अरे नहीं नहीं, हम तो आपको पैर नहीं छूने देंगे। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। दोनों दामाद फूफा जी और बुआ जी के घर पर होने वाले स्वागत को देखकर इतने खुश हो गए थे कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आगे पीछे घूम रहे थे। और फूफा जी और बुआ जी सोफे के नीचे और नीचे से सोफे पर उछल कूद कर रहे थे। दामादों को गांव में आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन 2 घंटे में फूफा जी, बुआ जी और उनका पूरा परिवार दामादों के स्वागत में कोई कमी न छूटे, उनको किसी बात का बुरा न लगे, इसलिए छोटी छोटी बातों को खबरदारी ले रहे थे। बुआ जी और फूफा जी दोनों खुद हर चीज में ध्यान दे रहे थे। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, रात के खाने का भी फूफा जी और फूफा जी ने बढ़िया इंतजाम किया था। यहाँ तक कि दामाद को हाथ धोने के कष्ट न हो, इसलिए चांदी के प्लेट में फूल डालकर उनके सामने हाथ धोने के लिए रख दिए थे। खाना खाते ही मुखवास देने के लिए 2 आदमी उनके आगे पीछे घूम रहे थे।
सोने के लिए मुलायम गद्दों का इंतजाम किया जा रहा था। ठंड कुछ ज्यादा थी गांव में, इसलिए कोई गर्मी का हीटर जला रहा था तो कोई लकड़ियों का इंतजाम कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी तो कोई बेटी नहीं है, साक्षी और सोनिया ही हमारी बेटियां हैं। आपका मान सम्मान हमारे लिए सर आंखों पर है। हमसे जो हुआ जैसा हुआ हमने किया। कुछ छूट गया हो तो भूल चूक माफ कर देना। आप तो शहर में रहने वाले लोग हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमने तो बस अंदाजा लगाकर सब कुछ कर लिया। अरे फूफा जी कैसी बातें कर रहे हो? आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत बढ़िया किया है। दामाद की ऐसी खातिरदारी तो शहर में भी नहीं होती। हमें तो पता भी नहीं था दामाद के स्वागत में इतना कुछ करते हैं। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैं क्या कहती हूँ, अब आ ही गए हैं तो 10-15 दिन रुक ही जाओ। इतनी इज्जत मिल रही हो तो 10-15 दिन क्या, हम तो 1 महीना भी रुकने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, जब तक आपका मन पूरी तरह नहीं भर जाता तब तक रुकते हैं। अरे क्या रुकते हैं बुआ जी, वो क्या है ना, बस 2 दिनों की ही छुट्टियां थी। आज का दिन तो खत्म हो गया, कल शाम की ट्रेन से हम वापस चले जाएंगे। अगले दिन साक्षी, सोनिया, हमें वापस नहीं जाना ये स्वर्ग की दुनिया छोड़कर। अब हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। अरे ये सरप्राइज था सिर्फ 2 दिनों के लिए। आपका असली ससुराल तो वो है शहर में, वहां रहो जितने दिन रहना है। नहीं, हमें यहीं पर रहना है। हम नहीं आने वाले वापस तुम्हारे साथ। यहाँ सब कुछ हाथों में देते हैं, हमारी सेवा करते हैं। वहाँ तो हमें कितना काम करना पड़ता है। ज्यादा नाटक मत करो, हम तुम्हें यहाँ खुशी से लेकर आए थे सरप्राइज देने के लिए। अब सरप्राइज मिल गया तो चलो, वो भी खुशी से, नहीं तो घसीट कर ले जाएंगे। हाँ, साक्षी और सोनिया अपने पतियों को सरप्राइज देने के लिए गांव लेकर आई थी, लेकिन गांव की इज्जत और मान सम्मान देखकर नचिकेत और आदर्श इतना खुश हो गए थे कि वापस शहर जाने को तैयार ही नहीं थे। फिर क्या, साक्षी और सोनिया अपने पतियों का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें खींचते हुए फिर स्टेशन की ओर ले जाती हैं।